हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुसुमलता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, सेमुमा राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम राष्ट्रीय शक्ति क्या है, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय शक्ति क्या है? राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को राष्ट्र का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु माना है, जिसके चारों ओर उसकी विदेश नीति के विभिन्न पहलू चक्कर काटते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान मॉर्गेनथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति के बारे में कहा है कि राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करा लेता है। इसके आगे एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय विद्वान आर्गेन्स्की ने कहा है कि राष्ट्रीय जो शक्ति है वह अपने हितों के अनुकूल, कोई देश अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का जो रखता है उसे शक्ति कहते हैं। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही संपन्न क्यों ना हो, परंतु उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है। अब हम राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के बारे में, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या हैं कि राष्ट्रीय शक्ति मूल रूप से सैनिक शक्ति है, किंतु इस शक्ति की रचना में अनेक तत्व कार्य करते हैं और इसलिए वे भी शक्ति के घटक तत्व कहे जा सकते हैं। वे तत्व क्या हैं जिनसे राष्ट्र शक्तिशाली बनता है? एक शक्तिशाली राज्य की कल्पना करते ही एक विशाल क्षेत्र, अतुल जनसंख्या, धन बाहुल्य, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, विकसित औद्योगिक संस्थान, उर्वरता, असीम सैनिक शक्ति, आधुनिकतम दृष्टि से संगठित सेनाओं का ध्यान आता है। तथापि इनमें से कोई भी तत्व अकेला या सामूहिक रूप से भी शक्ति का निर्माण नहीं करता है। ब्राज़ील आकार में बहुत बड़ा देश है, यथार्थ में उसका आकार संयुक्त राज्य अमेरिका से भी बड़ा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास में भी बहुत बड़ी जनसंख्या है। बेल्जियम औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकसित देश है और स्विट्जरलैंड के पास में भी आधुनिक सेना है, परंतु उपर्युक्त किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। विशाल क्षेत्र और जनसंख्या होते हुए भी सन 1940 तक चीन अत्यंत कमजोर राष्ट्र था। आज चीन विश्व की प्रमुखतम शक्ति बन गया है। चीन के क्षेत्रफल, जनसंख्या अथवा औद्योगिक शक्ति में कोई व्यापक बुनियादी परिवर्तन न होते हुए चीन शक्तिहीन राष्ट्र से शक्तिशाली राष्ट्र बन गया, क्योंकि साम्यवादी शासन में इन संसाधनों के प्रयोग का लक्ष्य बदल गया है। अतः केवल संसाधनों का होना मात्र शक्ति नहीं है, वरन उनका इस प्रकार से उपयोग करना कि वे दूसरे राज्यों को प्रभावित कर सके, तभी शक्ति का एहसास होता है। पामर तथा पार्किंस ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को गैर मानवीय तथा मानवीय वर्गों में विभाजित किया है। गैर मानवीय तत्वों में भूगोल तथा प्राकृतिक साधनों को शामिल किया गया है तथा मानवीय तत्वों में जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, विचारधाराएं, मनोबल और नेतृत्व को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के रूप में फर्स्ट है भूगोल। राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों में भूगोल सबसे अधिक स्थायी तत्व माना गया है। शक्ति का मुख्य अवयव भूगोल है और किसी राष्ट्र की जड़ उस राष्ट्र के भूगोल में होती है। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। भूगोल राष्ट्रों की शक्ति के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रस्तुत करता है। सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक घटक है किसी देश का क्षेत्रफल, उसकी जलवायु, स्थलाकृति और उसकी अवस्थिति। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन।
राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में उपलब्ध उपयोगी सामग्री और पद्धति को कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में मुख्यतया खनिज, ईंधन, भूमि तथा भूमि से प्राप्त होने वाले पदार्थ जैसे कोयला, तेल, वनस्पति आदि आते हैं। प्राकृतिक साधन किसी भी राष्ट्र की पूंजी कही जा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार है। पामर व पार्किंस ने कच्चे माल, खनिज पदार्थ, औद्योगिक शक्ति के साधन, खाद्य पदार्थ तथा कृषि उत्पादन को प्राकृतिक संसाधन कहा है। थर्ड है जनसंख्या। राष्ट्रीय शक्ति का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व जनसंख्या है। बड़ी जनसंख्या सैनिक और आर्थिक दृष्टि से किसी राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि कर सकती है। प्रथम श्रेणी के सैनिक अथवा शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए विशाल जनसंख्या का होना आवश्यक है। विशाल जनसंख्या से बड़ी फौजें, अधिक श्रमिक तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों के चयन की सुविधा होती है। किसी राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन का परिणाम अनेक कारकों में से इस कारक पर भी निर्भर करता है कि उस देश के पास श्रमिक बल या मजदूर वर्ग कितना है, जो ठीक अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा आवश्यक है। राष्ट्र शक्ति के निर्माण में जनसंख्या की अधिकता का तो महत्व है, लेकिन अधिक जनसंख्या की चेतना से राष्ट्र के सदस्यों का मनोबल ऊंचा हो सकता है और अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र किसी भी आक्रमणकारी के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध भी सफलतापूर्वक चला सकता है। तथापि राष्ट्र का शक्तिशाली होना वास्तविक रूप से जनसंख्या की प्रकृति, उसके चरित्र और गुणों पर भी निर्भर करता है। फोर्थ है तकनीकी। विज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान को तकनीक का नाम दिया जाता है। तकनीकी या प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आविष्कार तथा वे सभी साधन आते हैं जिनसे राष्ट्र की भौतिक समृद्धि में सहायता मिलती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र कृषि, उद्योग, चिकित्सा, शासन व्यवस्था, शिक्षा का उपकरण, संचार साधन, अर्थव्यवस्था तथा युद्ध संचालन में तकनीकी शोधों का अपूर्व प्रभाव है। चिरकाल से तकनीक में राष्ट्रीय शक्ति की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा यह माना जाता है कि तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से एक राष्ट्र जितना आगे बढ़ जाता है, वह उतना ही अधिक शक्ति की दृष्टि से भी आगे आ जाता है। तकनीकी को हम यहाँ किसी देश के सैनिक तकनीक, औद्योगिक तकनीक और संचार तकनीक के रूप में देख सकते हैं। फिफ्थ है विचारधारा। विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है। आज संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विचारधारा के आधार पर ही लोकतांत्रिक और साम्यवादी गुटों में विभाजित है। विचारधाराएं राष्ट्र के लोगों को जोड़ने में सीमेंट का कार्य करती हैं। विचारधारा से लोगों में समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। विचारधाराएं समुदाय की भूमिका पर भी बल देती हैं और व्यक्ति की भूमिका को गौण मानती हैं। विचारधारा सरकार को अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त करने में मदद देती हैं। राष्ट्रीय शक्ति के रूप में विचारधारा राष्ट्र के सदस्यों के मनोबल को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। राष्ट्रीय चरित्र। राष्ट्रीय चरित्र शक्ति का अमूर्त, सूक्ष्म तथा मानवीय तत्व है। प्रत्येक देश के निवासियों में कुछ सामान्य गुण, अवगुण अवश्य पाए जाते हैं, जिन्हें हम सामूहिक रूप से राष्ट्रीय चरित्र के नाम से जानते हैं। सेवंथ, राष्ट्रीय मनोबल। मनोबल राष्ट्रीय शक्ति का एक सूक्ष्म तथा प्रभावकारी तत्व है। मनोबल वास्तव में वह अमूर्त भाव है जो अपनी विशिष्ट निष्ठा, साहस, विश्वास, व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखने की भावना से प्रेरित होता है। राष्ट्रीय संकट के समय जिस देश के निवासियों का मनोबल जितना ऊंचा होगा,
उतनी ही सफलता से संकटों का सामना कर सकेगा। एक है नेतृत्व। नेतृत्व में ही राष्ट्रीय शक्ति के अन्य सभी आधार उचित दिशा निर्देशन पाते हैं। नेतृत्व शक्ति के अन्य तत्व के विकास तथा अनुसरण की प्रेरणा देता है। नेतृत्व अकेला भी कभी कभी इतना प्रभावशाली होता है कि वह शक्ति का एक स्वतंत्र तत्व माना जाता है। नेतृत्व की अनुपस्थिति में राज्य की रचना भी नहीं हो सकती है। 9th है कूटनीति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन विदेश नीति के द्वारा होता है। अतः एक सुनिश्चित, सुसंबद्ध और तर्कसंगत विदेश नीति का होना जरूरी है। विदेश नीति को सही तरीके से लागू करने का कार्य कूटनीति करती है। किसी देश के वैदेशिक मामलों का उनके कूटनीतिज्ञों द्वारा संचालन करना राष्ट्र शक्ति के लिए शांति के समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना युद्ध के समय राष्ट्रीय शक्ति के लिए सैनिक नेतृत्व द्वारा चक्रव्यूह व दांवपेचों का संचालन किया जाता है। यदि मनोबल राष्ट्रीय शक्ति की आत्मा है तो कूटनीति उसका मस्तिष्क है। 10th है औद्योगिक क्षमता। किसी राष्ट्र की शक्ति का उसका औद्योगिक क्षमता पर निर्भर किसी राष्ट्र की शक्ति उसके औद्योगिक क्षमता पर निर्भर करती है। औद्योगिक राष्ट्र ही महान शक्ति कहलाते हैं। औद्योगिक क्षमता के अभाव में कच्चे माल का कोई महत्व नहीं होता है। 11th है सैनिक तैयारियां। सैनिक तैयारी का अर्थ है उस सैनिक संगठन की तैयारी जो कि विदेश नीति के पालन में सहारा प्रदान करने में सफल हो सके। सैनिक दृष्टि से किसी राष्ट्र की शक्ति सैनिकों तथा शस्त्रों की संख्या तथा उनके सैन्य संगठनों के विभिन्न अंगों के वितरण पर निर्भर रहती है। एक राष्ट्र के पास युद्ध संबंधी नए तकनीकी आविष्कार की अच्छी समझ होने तथा उनके सैनिक नेतृत्व में युद्ध की नई तकनीकी से संबंधित व्यूह रचना और दांवपेच में विलक्षण गुण विद्यमान होने पर भी वह राष्ट्र सैनिक रूप से कमजोर हो सकता है। राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से शांति काल में भी राष्ट्रों के पास न केवल पर्याप्त सेना अपेक्षित है अपितु वह प्रशिक्षित और एकदम तैयारी की स्थिति में होनी चाहिए।